हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स के इन टेक्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स को वन शॉट रिवाइज किया था। आज हम लोग इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो चलो बच्चों, सभी लोग जल्दी से आ जाइए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है सारा, मतलब क्वेश्चन हम लोग बहुत इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि फॉर ए रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 से 0.02 m चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.03 कैपिटल एम यानी मोलरिटी से 0.02 चेंज हो रहा इन 25 मिनट। कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन यूजिंग यूनिट ऑफ मिनट एंड सेकेंड, दोनों यूनिट में आपको बताना है। तो हम लोगों को पता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से सभी लोग देखिएगा। तो हमें पता है एवरेज रेट, एवरेज रेट इक्वल टू अगर हमें लिखना हो तो माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई डेल्टा टी, ऐसे लिखते हैं एवरेज रेट डेल्टा टी। अब अगर देखा जाए और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो माइनस C2 माइनस C1 हम लोग पढ़े हैं। C2 माइनस C1 यानी चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 यानी यहाँ दे दिया है कि कितना टाइम लग रहा है, तो 25 मिनट है यहाँ। तो लेकिन अगर देखा जाए C2 माइनस C1 की जगह पर अगर देखा जाए हम लोग क्या करेंगे, C1 यहाँ हो जाएगा आपका, C1 के जगह पर अगर देखा जाए हम लोग रखेंगे 0.03 और C2 यहाँ जो है बच्चों 0.02, तो यहाँ रख दो आप। तो रखेंगे तो माइनस और 0.02 माइनस 0.03 और कितना टाइम लगा 25 मिनट, तो 25 और यहाँ माइनस आगे पहले से लगा हुआ है। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस पहले से है और यहाँ 0.02 में से 0.03 अगर माइनस करेंगे तो माइनस 0.01 हो जाएगा डिवाइड बाई 25। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले को अगर हम 100 बना दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो 100 बनाने के लिए 2 इधर डेसिमल खिसकाया गया और 2 और डिजिट, तो यानी 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 25। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। और ये आ गया मिनट में, ये किस में आ गया मिनट में, तो मोलरिटी मिनट इनवर्स। अब सेकंड में भी कह रहा है तो बहुत सिंपल है। सेकंड में लाने के लिए क्या कर देंगे आप, यहाँ 100 इंटू 10⁻⁻4 है ही डिवाइड बाई 60 कर दो। तो अब यहाँ आ जाएगा आंसर आपका, आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आप लोग अगर देखा जाए वीडियो को रोक करके आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए और आंसर हमारे से मैच कराइए, इससे ज़्यादा बेटर होगा। मतलब रटने की कोशिश मत करिए, खुद से ट्राई करिए। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर देखा जाए वही है, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। यहाँ कंसंट्रेशन 0.5 से 0.4 मोल पर लीटर हो जा रहा है। कितने मिनट में, 10 मिनट में। सब कुछ वही है, केवल यहाँ 2A कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट लिख दिया है, थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ 2A 3A 4A कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि बताओ रेट, तो एवरेज रेट अगर निकालना है तो माइनस डेल्टा
एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई डेल्टा टी, यही आप पढ़े हो। और अगर यहाँ -C2 -C1 अगर हम करें, -C2 -C1 अगर यहाँ किया जाए तो 0.4 -0.5 C2 -C1 रख दो। कितने टाइम में चेंज हो रहा है? 10 मिनट में। 10 यहाँ रख दो। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो -0.1 और डिवाइड बाई 10 कर देंगे, ऐसे डिवाइड बाई 10। अच्छा, यहाँ सबसे मेन बात ध्यान देना है कि अब 2 है तो लिखते समय रेट लिखते हैं 1/2 करके। अगर यहाँ 3 होता 3A तो 1/3 कर देते। तो यहाँ इंटू 1/2 भी है, इंटू 1/2 भी है। अगर यहाँ 3A कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए होते। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो 0.1/20। और ऊपर वाले को हम लोग अगर ऐसे इसको सॉल्व करें तो 0.005 आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ मेन ये है कि अगर मान लिया 3A कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट दिया होता तो जो रेट लिखते डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी अगर हम लिखते तो -1/3 और डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए और डिवाइड बाई डेल्टा टी लिख देते। अगर यहाँ 4A है तो 1/4 से डिवाइड करते और यहाँ चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल लेते और कितने टाइम में चेंज हो रहा है 1/3 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग ध्यान से। कह रहा है कि फॉर ए रिएक्शन A + B कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कोई रिएक्शन है जिसमें A और B कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट में, द रेट ला इज गिवन बाई दिस इक्वेशन। यहाँ एक इक्वेशन दिया है, रेट ला इक्वेशन इसको बोलेंगे। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो अगर रेट ला दिया है यानी R = दिया है के एक्टिव मास ऑफ A पर पावर 1/2 और एक्टिव मास ऑफ B पर पावर 2, ये गिवन है। तो भैया अगर आर्डर की बात किया जाए तो तुम्हें पता है आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A अगर देखा जाए तो 1/2 आर्डर, और आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B अगर तुमसे पूछा जाए तो हो जाएगा 2, और ओवरऑल आर्डर अगर पूछा जाए A और B दोनों के रिस्पेक्ट में, ओवरऑल आर्डर की बात किया जाए तो 1/2 प्लस दोनों ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2.5 आर्डर, यानी इसी को हम बोल सकते हैं 5/2। तो ये हो गया इसका। अगर रेट ला इक्वेशन दिया है तो रेट ला इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन का पावर है उसको सम करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आसानी से पता चल जाता है। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट 4th, देखना ध्यान से बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में भी रिपीट होता रहता है इस टाइप का क्वेश्चन, और पढ़ाते समय भी 1-2 न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस भी किए हैं इस पर। तो देखना इसमें क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कोई एक्स मॉलिक्यूल है कन्वर्ट हो रहा है वाई में, और कह रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, N = 2 है। यहाँ एक्स कन्वर्ट हो रहा है वाई में और इसका ऑर्डर है सेकेंड। इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू 3 टाइम, एक्स का कंसंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज हुआ, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन? अगर कंसंट्रेशन 3 टाइम हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही पूछ रहा है। तो भैया तुम्हें क्या करना चाहिए, इस इक्वेशन के लिए सबसे पहले एक सिंपल रेट लिखना चाहिए। तो रेट = आपको पता है, रेट = रेट कांस्टेंट है और एक्टिव मास ऑफ x पर पावर 2, क्योंकि आर्डर हमने 2 लिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में। अब अगर देखा जाए हम R1 लिखना चाहें तो R1 क्या होगा, ऐसे लिख लो, R1 = K एक्टिव मास ऑफ x पर पावर 2, मान लिया इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। फिर कह रहा है कि x का कंसंट्रेशन 3 टाइम हुआ तो R2 = K और x का कंसंट्रेशन 3 टाइम यानी 3x हो गया पर पावर 2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो R2 = हो जाएगा K और 3 का स्क्वायर यानी 9
और x का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। अब अगर देखा जाए हम इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट से, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो R2/R1 इक्वल टू के 9 एक्टिव मास ऑफ x पर पावर 2 डिवाइड बाई के और एक्टिव मास ऑफ x पर पावर 2। अगर देखा जाए यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होगा, के कट जाएगा, ये वाला यूनिट कट जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ R2/R1 इक्वल टू 9। इसका मतलब ये हुआ कि R2 इक्वल टू हो जाएगा 9R1, मतलब रेट 9 टाइम इंक्रीज हो गया अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 3 टाइम इंक्रीज अगर किया जा रहा है। ओके, तो बहुत अच्छा सवाल था। अब यहाँ तो बहुत सिंपल दे दिया है, हो सकता है लॉगरिथम वगैरह मतलब इंटर कर जाता अगर कैलकुलेशन थोड़ा टफ बन जाता। तो पूरा क्वेश्चन इसमें हम लोग डिटेल में क्लास नोट्स में हम लोग पढ़े हैं, जब लेक्चर जो डिटेल में पढ़ा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये NCERT इन टेक्स्ट के सवाल अभी हैं, एक्सरसाइज के नहीं हैं। इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज और NCERT के एग्जाम्पल तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट, के का वैल्यू दिया है रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स गिवन है। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट, ए का वैल्यू दे दिया है बच्चों इनिशियल अमाउंट 5 ग्राम, दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम, और कितना बचा, a-x का वैल्यू दे दिया है 3 ग्राम, इतना गिवन है। तो अब आप क्या करेंगे, इतना जब गिवन है तो टाइम पूछ रहा है, टाइम t इक्वल टू आपको बताना है। तो भैया फार्मूला तुम्हें पता है पहले से, t इक्वल टू 2.303 बाई के log 10 बेस a/a-x, यही तो पढ़े हो बचपन में। अब क्या करेंगे, 2.303 बाई के का वैल्यू रख दो 1.15 इंटू 10⁻³ और log 10 बेस a का वैल्यू 5 और a-x का वैल्यू 3। अब अगर देखा जाए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2.303 बाई 1.15 इंटू 10⁻³ और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू log 5 माइनस log 3, और लॉगरिथम तो हम लोग पढ़े ही हैं तो क्या करेंगे, 2.303 बाई 1.15 इंटू 10⁻³ अब अगर देखा जाए log 5 का वैल्यू राउंड ऑफ यहाँ मैं करूँगा तो आंसर राउंड ऑफ में ही आएगा, तो 0.70 माइनस log 3 का वैल्यू 0.48, राउंड ऑफ मैं 2 डिजिट तक केवल रख रहा हूँ। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों इक्वल टू t का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 2.30 ही ले लेते हैं, डिवाइड बाई 1.15 ले लेते हैं, और इसको ऊपर कर दें तो 10⁻³ बन जाएगा, इंटू 70 में से 48 घटाओगे तो 0.22 हो जाएगा, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 115 और 230 तो 2 बार जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू 0.22, तो इसको 22 बना देंगे तो 22 दूना 44, लगभग 440 सेकेंड अप्रॉक्स आ जाएगा। अगर हम यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू पूरा लिए होते तो 440 से थोड़ा एबव जाता। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का। अब आंसर इसका मतलब NCERT में दिया है 444 के आसपास या 443 सेकंड के आसपास, तो हम ऑप्शन में अगर आएगा तो तुम क्लिक कर सकते हो आसानी से, जैसे ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है 440 से आ रहा तो तुम क्लिक कर जाओगे,
थ्योरेटिकल अगर आ रहा है सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन तो पूरा इसी वे से अगर सॉल्व करोगे तो पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। मतलब राउंड ऑफ करके अप्रॉक्स करके आप कैलकुलेशन इजी करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना ध्यान से, ये एक अच्छा सवाल है। अच्छा वही फिर से, चलो क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन यही है। इसको तो कोई भी आसानी से तुरंत सॉल्व कर लेगा। कह रहा टाइम रिक्वायर्ड, टाइम पूछ रहा है। कैसा टाइम? टू हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ SO2Cl2, मतलब जब डिकम्पोज हुआ SO2Cl2 तो उसका हाफ डिकम्पोजिशन जब हुआ तो 60 मिनट लगा। इसका मतलब टी हाफ दे दिया है 60 मिनट, 60 मिनट दे दिया है। फिर कह रहा इफ़ द डीकम्पोजिशन इज ए फर्स्ट आर्डर रिएक्शन, मतलब ये n=1 है। कह रहा कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, k का वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है k = 0.693 बाई टी हाफ, ये तो बहुत आसान है। तो 0.693 बाई 60, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसको हम चाहें तो बना सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं 69.3 डिवाइड बाई 60 और इनटू हमें करना पड़ेगा 10⁻⁻²। तो इसका अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻², ये आंसर हो जाएगा। और ये किस में आएगा? मिनट इनवर्स में, क्योंकि फर्स्ट आर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट मिनट इनवर्स होता है। तो 1 × 10⁻⁻² या 1 × समथिंग कैलकुलेट करेंगे यहाँ तो 1.1 के आसपास आएगा इंटू 10⁻⁻²। तो वैसे आप सॉल्व कर लेंगे, इसी क्वेश्चन ये भी था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारा जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया जाए तो प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर जो रेट कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू लगभग डबल हो जाता है। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है वैसे रेट कांस्टेंट भी डबल हो जाता है। तो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ थ्योरेटिकल टाइप का, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज नियरली डबल्ड विथ राइज इन टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस। अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट नियरली डबल हो जाता है। और अगर हम लोग रेट कांस्टेंट का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ देखें तो एक इक्वेशन है अर्हीनियस इक्वेशन। तो अर्हीनियस इक्वेशन के द्वारा वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट किस तरीके से वेरी कर रहा है। वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर is given by Arrhenius equation। और अर्हीनियस इक्वेशन तो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़े हैं कि A.E/−EA/RT, और इसका तमाम अलग अलग फॉर्म हम लोग पढ़े थे। कि क्या है, रेट कांस्टेंट है आपका, रेट कांस्टेंट है। और ए क्या है, अर्हीनियस फैक्टर है या अर्हीनियस पैरामीटर भी बोलते हैं या कोलिजन फैक्टर भी बोलते हैं।
या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है इसके, कई फॉर्म हैं। इस पर हम लोग डिटेल शॉर्ट नोट्स में भी पढ़े हैं और डिटेल क्लास में भी पढ़े हैं। नोट्स में तो हमें लगता है कि 5-7 पेज में अर्हीनियस इक्वेशन ही है पूरा न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है बच्चों, चलो आप लोग इस सीरीज को, जो रिवीजन सीरीज चल रहा है जिसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को जो है नोट्स बना लेना चाहिए। नोट्स आप बनाते मतलब एक रफ लीजिए और उसमें क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, और जिससे आपको ज़्यादा मैक्सिमम फ़ायदा मिले। मतलब ऐसे वीडियो अगर देखेंगे तो कोई मतलब नहीं, आपको लिखना भी चाहिए साथ में। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यर्थ, क्वेश्चन नंबर यर्थ देखना ध्यान से। करा द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल फॉर, क्वेश्चन सही दिख नहीं रहा है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल फॉर आयन इंक्रीज है ये, फॉर आयन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पर पावर 1। अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट बढ़ता है, तो रेट कांस्टेंट उसी रेशियो में बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो कह रहा है कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी बता दो। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिखेंगे। हमें चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और कह रहा है कि रेट कांस्टेंट डबल हो जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो K2 है वो 2K1 हो जा रहा है। और एक इक्वेशन, एक न्यूमेरिकल हम लोग थ्योरी में क्लास में पढ़े थे ऑफलाइन वाले बैच में, कि वहाँ रेट कांस्टेंट क्वाड्रपल हो जा रहा था, यानी K2 इक्वल टू 4K1 हो जा रहा था। तो यहाँ देखो डबल हो जा रहा है एनसीईआरटी में। तो यहाँ अगर देखा जाए K2 बाई K1 इक्वल टू हो जाएगा 2, और टेम्परेचर दिया है T1 इक्वल टू 298 केल्विन, और T2 दिया है टेम्परेचर। ऐड कर दो, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो 308 बन जाएगा। अरे भाई इसमें 10 डिग्री जब ऐड करोगे तो 308 केल्विन हो गया T2। तो आपको पता है अर्हीनियस इक्वेशन log 10 बेस K2 बाई K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बाई 2.303 R और T2 माइनस T1 बाई T1 डॉट T2, ये फार्मूला आपको पता है। अब यहाँ K2 बाई K1 के जगह पर log 2 रख सकते हैं। तो log 10 बेस 2 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई 2.303 एक निकालना है, R का वैल्यू रख दो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और T2 क्या है 308 माइनस 298 डिवाइड बाई 308 इंटू 298। यहाँ से सारा वैल्यू, अब इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे 0.3010 एग्जैक्ट, लेकिन 0.30 राउंड ऑफ करके लिखो जिससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। और यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी, अब कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए यहाँ 3 डिजिट लो, 3 गायब भी कर सकते हो। तो 2.30 और 8 अब यहाँ राउंड ऑफ करके अगर देखा जाए तो 8.32 ले लो लगभग, और इंटू 308 माइनस 298 डिवाइड बाई 308 इंटू 298, और इसको सॉल्व करेंगे तो आप इधर ले जाएंगे तो ये सब मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। पहले इस ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर लो, और फिर ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी आपको मिल जाएगा। पहले जो मिलेगा जूल में मिलेगा, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि R का वैल्यू हम लोग रखे हैं, R इक्वल टू हम लोग रखे हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स।
तो पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी इसको सॉल्व करने पर जो मिलेगा वो जूल में मिलेगा। ये आएगा आंसर 52,898 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आंसर आएगा। लेकिन अगर मान लिया ऑप्शन में किलो जूल में दिया है तो जूल को किलो जूल में बदलेंगे, 1000 से डिवाइड मार देंगे, तो 52.898 किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ अगर देखा जाए कि सारे क्वेश्चन वेरिएशन में हैं, मतलब एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि रिपीटेड उसी कॉन्सेप्ट पर रिपीट हो रहा क्वेश्चन, मतलब सभी क्वेश्चन वेरिएशन में है, अलग अलग मतलब कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी का प्रत्येक सवाल इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन ईमानदारी से अगर आप सॉल्व करते हो तो निश्चित ही आप चाहे नीट में बैठो, चाहे जेईई मेंस में बैठो, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठो, आप अच्छा ही करोगे। और केमिस्ट्री तो सबसे इजी है, केमिस्ट्री में आप पूरा मार्क्स ला सकते हो किसी भी एग्ज़ाम में बैठ करके। हर सब्जेक्ट से तो केमिस्ट्री सबसे इजी है, आपको पता भी है, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो। चलो ध्यान देते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है 9th है। अब 9th वाला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैक्सिमम बच्चे इसको कर भी नहीं पाएंगे। थोड़ा सा कंसेप्चुअल यहाँ है और लॉग एंटी लॉग यूज़ किया गया है। इससे क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा कि एंटी लॉग अगर लेना हो, नेगेटिव में अगर वैल्यू है तो कैसे ट्रिक के द्वारा एंटी लॉग लेंगे। अब यहाँ ट्रिक लगेगा तभी आप कैलकुलेशन कर पाओगे। तो कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन 2HI, ये 2HI है, कन्वर्टेड इनटू H2 और प्लस I2 इज इतना, ये एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू दिया है। मतलब यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू गिवन है, कितना दिया है, 209.5 किलो जूल पर मोल, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू गिवन है। फिर कह रहा 581 केल्विन टेम्परेचर दे दिया है, टेम्परेचर दिया है 581 केल्विन। कह रहा कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू आर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, ये होता है E पर पावर माइनस EA/RT पूछ रहा है, ये पूरा वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है फार्मूला होता है, इसको मैं लिख दूंगा, वी नो x इक्वल टू E पर पावर माइनस EA/RT, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला है। तो अगर देखा जाए इसको एंटी लॉग हम लोग ले लें, इसका अगर हम लोग एंटी लॉग लें बच्चों, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी इसका लॉग लें, बाई टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो। तो पहले हम लोग लॉग ई बेस लेते हैं, लॉग ई बेस x इक्वल टू लॉग ई बेस E पर पावर माइनस EA/RT। तो यहाँ हो जाएगा लॉग ई बेस x इक्वल टू, और लॉग x पर पावर n तो n आगे आ जाता है, तो माइनस EA/RT और लॉग ई बेस E, और इसका वैल्यू आपको पता है 1 होता है। तो इसका मतलब लॉग ई बेस x इक्वल टू माइनस EA/RT, यानी x का वैल्यू हमें निकालना है, x हमें निकालना है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल x है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तभी x आएगा। तो अगर हम log 10 बेस ले लें तो इसका मतलब 2.303 और log 10 बेस x इक्वल टू हो जाएगा माइनस EA/RT, ऐसे। तो अगर हम इसको इधर कर देंगे तो log 10 बेस x इक्वल टू हो जाएगा माइनस EA/, अब यहाँ डिवाइड हो जाएगा 2.303 RT। यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे log 10 बेस x इक्वल टू, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया है बच्चों,
209 डिवाइड बाई 2.303 और आर का वैल्यू कितना गिवन है 8.314 दिया हो चाहे ना दिया हो याद होना चाहिए। और टेम्परेचर कितना है टेम्परेचर दिया है 581 रख दिया। और यहाँ से रख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे log 10 बेस x इक्वल टू अब यहाँ सब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे आप। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -18.8323। मैंने कैलकुलेटर यूज़ करके इसको सॉल्व कर दिया और यहाँ हर कोई सॉल्व कर सकता है, सिंपली मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसके आगे बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता है, यहीं फंसेगा बच्चा। तो अब यहाँ एंटी लॉग वगैरह ज़रूरत पड़ रहा है, तो क्या ट्रिक है कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो उसको समझो। तो इसका एंटी लॉग ले लो बाय टेकिंग एंटी लॉग, क्योंकि x का वैल्यू चाहिए इसीलिए एंटी लॉग लेना पड़ रहा है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर -18.8323 ऐसे। अब ये आंसर नहीं है, आंसर ये मैच ही नहीं करेगा, x का वैल्यू तुम्हें निकालना है, ये आंसर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब पावर माइनस में हो, अगर प्लस में होता तब डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रख देते, लेकिन जब माइनस में होता है तब दिक्कत हो जाता। तो ट्रिक तुम्हें फॉलो करना है, जब मतलब एंटी लॉग लो और पावर नेगेटिव में आ जाए तो उस सिचुएशन में तुम्हें करना क्या है, जैसे पहले वाले मतलब डेसिमल के पहले वाले नंबर को -18 है, इसमें से 1 माइनस कर दो तो हो जाएगा -19। पहले वाले मतलब डेसिमल के पहले वाले को में 1 घटा दो, -1 कर दो, और बाद जो मतलब डेसिमल के आगे राइट हैंड साइड में है उसको 1 से माइनस कर दो। तो 1 से माइनस कर दो डेसिमल के इधर वाले को, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.8323, तो ये हो जाएगा 0.16 आ जाएगा 1677। तो इसका मतलब इतना हम लिखेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे ऐसे 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर 0.1677 ऐसे लिखेंगे। अभी भी आंसर नहीं मैच करेगा तो अब आपको इसको जो है दिमाग लगा करके कन्वर्ट करना। इसका लॉग बताओ ये कितने का लॉग होगा, ये इतना तो हो गया, एक तरीका ये था। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए log 2 का वैल्यू होता है 0.30 log 2, तो इसका वैल्यू होता है log 10 बेस 1.47 के आसपास। अगर देखोगे तो इसका वैल्यू होता है 0.1677 के आसपास। और जब इसका फिर से एंटी लॉग लोगे तो 1.47 इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 0.1677, यानी इतने के जगह पर बच्चा आप इतना लिखोगे। तो इसका मतलब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इतने के जगह पर 1.47 इंटू 10 टू द पावर -19 और ये x का वैल्यू आ गया। तो देख रहे हो कितना इजी कैलकुलेशन बन गया। और जिसको एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, मतलब सॉल्व नहीं कर पाएगा, यहीं ला करके छोड़ देगा, यहीं ला करके छोड़ेगा और यहाँ से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। पूरा सॉल्व करके आंसर तक पहुँचना है। तो ये ध्यान देना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब एंटी लॉग लो तो पावर अगर पॉजिटिव में है तो डायरेक्ट आप उसका वैल्यू, जैसे मान लिया ऐसे होता, अगर ऐसे होता log 10 बेस x इक्वल टू मान लिया आ गया होता 0.90 ऐसे आ गया होता, तो एंटी लॉग लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर 0.90। और आपको पता है क्या पता है, log 8 का वैल्यू होता है 0.90, तो एंटी लॉग लो तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 0.90। तो इतना मतलब इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 8, तो x का वैल्यू आ जाता यहाँ 8। तो बहुत आसान था अगर इस टाइप का दिया होता, लेकिन अब ये निगेटिव में दे दिया वैल्यू,
तो निगेटिव में जब वैल्यू दिया है तो निगेटिव में देने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये ट्रिक फॉलो करना है, जो डेसिमल के पहले हो उसमें से 1 माइनस करेंगे, और जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में है उसमें 1 से उसको घटा दो, तो फिर 10⁻⁻19 और 10⁻, इतना। तो ये वाला तो सॉल्व हो चुका है, इधर वाले को सॉल्व करना है। तो कितने का वैल्यू हम लोग लॉग कितने का वैल्यू ये होगा, तो यहाँ से लॉग और लॉग वाला फार्मूला अप्लाई करके ये लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमने आज के वीडियो में पूरा कवर किया केमिकल काइनेटिक्स में इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन, केवल 9 क्वेश्चन था, तो आज क्लास यहीं ओवर होता है। पूरे 9 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब NCERT एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स में, तो लगभग 3 लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के सभी पूरे चैप्टर को एक्सरसाइज सारा हम लोग कवर करेंगे। 3 वीडियो 3 लेक्चर लगेगा। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप लोग एक रफ़ ले लीजिए, रफ़ बना लीजिए, उसमें हमारे साथ ऑनलाइन कंटेंट जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको आप पूरा लिखते रहिए। और रेगुलर वे में क्लास चलेगा, डेली 8 PM पर होगा, 8 PM पर क्लास होगा। आप एकदम कंसंट्रेट हो करके ईमानदारी से 8 PM यानी शाम को 8 बजे आप एकदम रेडी हो करके रफ़ और पेन ले करके, और आपके सिस्टम में मतलब एयरफोन लगा होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब पूरा भीड़ भाड़ में बैठे हो, कहीं एकाग्रचित हो करके रफ़ वगैरह यूज़ करके आप एक एक सवाल को ईमानदारी से वीडियो रोक रोक करके आप अच्छे से इसको करिए। निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलने वाला है। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कल 8 PM पर। ओके, थैंक यू।